पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसकी समरी को समझाने की कोशिश करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहाँ पर एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव बार बार आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई और उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत पैसा था लेकिन उसका पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पी करके अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। फिर एक बार तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने दोस्त के साथ समंदर में सोने के कॉइन्स फेंक रहे थे कि किसका कॉइन सबसे आगे जाएगा और वही विनर होगा। पैसे के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि उसका ये बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि कैसे वे बैंकरप्ट हो गए। इस कहानी के साथ ऑथर एक कहानी और बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। वह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वहीं 45 करोड़ चैरिटी में डोनेट कर दिए। अब एक साधारण सा अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था और वह इंसान ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल गया था। फिर कंपाउंडिंग की पावर ने उसकी छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और सिर्फ उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं उसकी जरूरत है। पैसे कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो गया। दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण करोड़पति बन जाता है। आइए साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ चैप्टर्स को समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को एक्सपीरियंस कर पाता है। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ये सोचते हैं कि क्या हमें यह पता है कि यह दुनिया किस तरह से काम करती है। लेकिन असल बात तो यह है कि लाइफ में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे सरकम स्टांसेस और हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो रिस्क और रिवार्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से काफी ज्यादा अलग होगी जो अमीरी में पला बड़ा है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो और इकोनॉमिक्स रिसर्च के पिछले 50 साल के डाटा को लेकर ये देखने के लिए यह स्टडी किया कि लोग किस बेसिस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान का रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशनल और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है जो पूरी तरह से सरकमस्टांसेस और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। लोग पैसों को लेकर कोई भी डिसीजन अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। हमारी जिंदगी में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। हमारी कामयाबी में लक यानी कि किस्मत का भी एक अहम रोल होता है और यह हमारी जिंदगी में काफी असर डालता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग पैसे के मामले में बहुत लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीरों के घर में होते हैं। अगर आप इलोन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स के घर में पैदा
पैदा होते हैं तो आप अपने आप ही अमीर होते हैं। लेकिन लक के साथ एक बुरी बात यह भी है कि इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते हैं। पैसे कमाने का दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग स्मार्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करके अपना बॉस खुद ही बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब भी जाते हैं। इसलिए जानबूझकर बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और सही प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। हालांकि ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा उनको इनफ नहीं लगता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी दूसरों को देख करके उससे कंपेयर करते हैं कि और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। महंगी गाड़ियां और बंगले होने के बाद भी वे ये चाहते हैं कि उनके पास एक आइलैंड हो। इसलिए अपने लालच में वह लोग ऐसा काम कर बैठते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना लालच किस काम का। और फिर आपने विजय माल्या का एग्जाम्पल तो देखा ही होगा। इनफ का मतलब होता है कि आप कम में ही खुश हो जाओ और अपनी लाइफ मुश्किलों में गुजारें। बल्कि इनफ का मतलब यह होता है कि इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, जबकि आपका पैसों के पीछे अंधाधुंध भागते रहना सिर्फ एक बेवकूफी ही है। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस तरह से आपकी गुडविल बढ़ती जाती है और उसके मुताबिक आपका पैसा भी बढ़ता जाता है। चैप्टर नंबर 4, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो भी कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट कर देना। इसमें आपको अपने प्रिंसिपल अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 5 से 10 साल में नहीं बल्कि 50 साल से भी ज्यादा टाइम में उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ाया है। वह उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हो। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। कंपाउंडिंग के लिए एक बहुत लंबे टाइम की जरूरत होती है और वॉरेन बफेट सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं है कि वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि वह इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वह एक बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक के लिए फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही रीजन है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी के एग्जाम्पल हैं, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस, करियर और इन्वेस्टिंग सब में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल में समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशंस देखे, लेकिन वह पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी लुक्रेटिव डील छोड़नी पड़े। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी स्टेक पर नहीं लगाई। उनकी जो भी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी रही है वह उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने अपना मैजिक दिखाया। फिर कंपाउंडिंग नामक फॉर्मूला से उनकी नेटवर्थ इतनी जबरदस्त हो गई। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन यह पता लगा पाना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा करीब करीब नामुमकिन होता है। कोई भी इंसान हमेशा ही सही डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की जरूरत है। यानी आपका फेलियर भी सक्सेस का ही एक हिस्सा है। जब भी आप टॉस करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ही जीतेंगे, लेकिन उसे बार बार उछालने पर यह पॉसिबिलिटी जरूर है कि आप ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसी तरह किसी भी काम को
बार बार करते रहने से भले ही पहली बार में सक्सेस ना मिले, लेकिन आखिरकार सक्सेस मिल करके ही रहती है। अगर आपका बिजनेस पहली बार फेल हो जाए तो आप उसे फिर से ट्राई करें और तब तक करें जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाएं। इस तरह से आप फेल हो करके भी अमीर बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। दोस्तों, वेल्थ की सबसे अच्छी फॉर्म वो है जिसमें आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। एंग्स स्कैम बेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये जानने के लिए रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूं तो हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन एक चीज सबसे कॉमन थी और वो है अपनी लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रॉपर्टी जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। तो जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि आप उस काम को हेट करते हैं। लेकिन अगर आप अपना मनपसंद काम ऐसे वातावरण में करते हैं जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, तब भी आप उस काम को हेट करने लगेंगे। क्योंकि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल पिल्मर ने हजारों बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अपनी पूरी जिंदगी में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्ड वर्क करने और ज्यादा पैसे कमाने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम की बात कही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी अच्छी लगी होगी। मैंने आपको इसमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर्स बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।